संदेश की टीम पहुंची है शिक्षाविद प्रोफेसर जयशंकर झा जी के आवास पे। जयशंकर झा जी मिथिला यूनिवर्सिटी के संस्कृत विभागाध्यक्ष हैं, जो काशी विश्वविद्यालय से लेकर तिरुपति तक गेस्ट प्रोफेसर के रूप में भी अपना लेक्चर देते हैं। संस्कृत विषय पे इनकी पकड़, इनकी ख्याति दूर दूर तक पहुंची हुई है। अंग्रेजी के अच्छे जानकार भी हैं और इस वर्ष 2020 दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से अपनी दावेदारी पेश करने भी जा रहे हैं। तो आइए सिमर संदेश में हम स्वागत करते हैं शिक्षाविद प्रोफेसर जयशंकर झा जी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला हमारा प्रश्न है आपसे, आप संस्कृत के विद्वान हैं, आपकी ख्याति दूर दूर तक है, फिर भी आप एक राजनीति में कदम रखने जा रहे हैं, इसके पीछे आपका क्या सोच है? धन्यवाद सुमित जी, आपने सच ही कहा है कि मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय से लेकर तिरुपति तक और मैंगलोर विश्वविद्यालय से लेकर सिक्किम सेंट्रल यूनिवर्सिटी तक मेरे लेक्चर्स होते हैं। मैं विजिटिंग फेलो भी हूं। शिक्षाविद के रूप में आप लोग मेरा सम्मान देते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि स्वयं एक शिक्षक के रूप में रहते हुए यदि मैंने उन शिक्षकों की आवाज बनने का प्रयास नहीं किया जो वंचित हैं, अभी तक वेतनमान से भी वंचित हैं, सम्मान और वेतनमान जुड़ा हुआ प्रश्न है, तो मैं उन शिक्षकों की आवाज बनकर, कभी मैं मूक गायों की आवाज बनकर दरभंगा ही नहीं हिंदुस्तान के बहुत ही पुराने और समृद्ध गौशाला को जब वह मरणासन्न हो गई थी, तो मैं मूक गायों की आवाज बन के सामने आया था और गौशाला के उद्धार में हम बहुत कुछ कर पाए थे। फिर हम अनाथों और असहायों की आवाज बन करके आए और मानवाधिकार आयोग से लेकर हाई कोर्ट तक उनकी आवाज को पहुंचाए और उनके लिए एक ऐसा ऐतिहासिक जजमेंट लेके हम आए। हमें लगा कि शिक्षक जो समाज के निर्माता हैं, जो सृजन और प्रलय जिनके ऊपर में आश्रित होता है, उन शिक्षकों की जो पीड़ा है, उस पीड़ा की अभिव्यक्ति उनके प्रतिनिधि विधान परिषद में यदि सही ढंग से करें और इनके दर्द को हम सही ढंग से रख सकें, और सुनना सरकार यदि नहीं सुन पा रही है, सुनना नहीं चाह रही है, तो हम सदन में ही धरना पर बैठे, अनशन करें। और ऐसा मैंने किया। पुअर होम के अनाथ बच्चों के अधिकार की वापसी के लिए मैंने अनशन किए, धरना किए, गौशाला की रक्षा के लिए प्रदर्शन किया। तो यदि इस तरह से शिक्षक प्रतिनिधि आक्रामक रूप में और शिक्षकों के हित में वो समर्पित भाव से कार्य करेंगे, और यदि कदाचित सरकार नहीं ही सुनेगी, तो पूरे 6 साल की अवधि नहीं, मध्य में ही त्याग पत्र देकर के और शिक्षक के मान और सम्मान की रक्षा के खातिर हर त्याग के लिए तैयार रहने वाले प्रतिनिधि की आवश्यकता मुझे लगी। और मुझे लगा कि शास्त्रों ने जो मुझे सिखाया, मेरी संवेदनाओं ने जो मुझे सिखाया, तो मैंने इसे खुद का दायित्व माना कि मैं आऊं
और शिक्षकों की आवाज बनकर बिहार विधान परिषद में अपनी दावेदारी रखूं। जी, जैसा कि आप बताए सर, पुअर होम जैसे जो कि मिथिलांचल की हृदय स्थली दरभंगा का रीढ़ माना जाता है ये जगह, उस जगह पे और यहाँ दरभंगा जैसी जगह पे रह के आप एक शिक्षाविद के साथ साथ समाज सेवा में आप हर हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं, अपना प्रतिनिधित्व दिखाए हैं। इससे आम युवाओं को शिक्षा लेने की भी जरूरत है। आप एक प्रेरणा दे रहे हैं युवाओं को। जिस हिसाब से आप सामाजिक कार्य में, गतिविधि में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं, उसी तरह अगर आप एमएलसी के कैंडिडेट आप हैं, शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से आप दरभंगा से कैंडिडेट हैं, तो क्या आप जब जीत के आएंगे, जब शिक्षकों का प्रेम आप पे आएगा, तो अभी रोड, बिजली, सरकार के पास सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन जहां शिक्षा नीति की बात आती है, शिक्षा की बात आती है, शिक्षकों के सम्मान की बात आती है, तो वहां सरकार घिरती नजर आ रही है। तो उनके वेतन मान को लेके हमेशा प्रखर हो रहे हैं शिक्षक। तो क्या उनके वेतन मान के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? कैसे उनके हक को आप दिलाने की कोशिश करेंगे? शिक्षकों को वेतनमान, डिग्री कॉलेजों के शिक्षकों को घाटानुदान, जो अभी अनुदानित हो गए हैं उनको घाटानुदान, और अंतर स्नातक के अनुदानित शिक्षकों को वेतनमान तथा समान काम समान वेतन की लंबित मांगों को लागू करवाने के लिए मुझे स्मरण होता है इस अवसर पर डॉक्टर मदन मोहन झा, जो शिक्षा सचिव रहे, पूर्व शिक्षा सचिव रहे, और जिनकी परिकल्पना के कारण आज जो अनुदान शिक्षकों को प्राप्त हुआ है, लेकिन वो अधूरा रह गया। जो वो चाह रहे थे कि आंतरिक स्रोत से और सरकार जो अनुदान के रूप में दे सकती है उसको मिला करके घाटा अनुदान तक डिग्री कॉलेज के शिक्षकों को लाएं, और सरकार थोड़ी सदासहता दिखाए तो फिर वेतनमान दिया जा सके अंतर स्नातक के अनुदानित शिक्षकों को, और समान काम समान वेतन के मुद्दे पर भी वो आज होते। तो जिस प्रकार से शिक्षकों को प्रताड़ित होना पड़ा है, और उनके कुछ नेताओं ने उन्हें जिस प्रकार से उनसे अपना फायदा उठाने का प्रयास किया, तो मैं यही कहता हूं कि बलि का बकरा शिक्षकों को न शिक्षक के नेता बनाए, और शिक्षकों को भी यह देखना होगा कि उनके वास्तविक नेता कौन है और उनके लिए घड़ियाली आंसू बहाने वाले कौन है। हम समझते हैं कि जो अभी हड़ताल का अनुभव है, कटु अनुभव है, और सरकार ने जिस सेवा शर्त की घोषणा की है, सेवा शर्त की कुछ बातें तो अच्छी हैं, लेकिन हमें आश्चर्य लगता है कि पुरुष शिक्षकों के साथ भेदभाव क्यों हुआ, उनके स्थानांतरण की सुविधा को कंडीशनलाइज्ड क्यों कर दिया गया। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि सरकार जिन मांगों में वित्तीय बातें भी नहीं हैं, उन मांगों को मानने से क्यों इनकार कर रही है। तो आज +2 के जो शिक्षक हैं उनको उनके प्रिंसिपल नहीं कहा जा रहा है, वो प्रधानाचार्य के रूप में प्रिंसिपल ये शब्द उन्हें प्रदान करे, उनको गरिमा प्रदान करे। हम कहते हैं कि बचने का दरिद्रता, वचन में कौन सी दरिद्रता है। तो जहां शिक्षकों को आर्थिक पहलू की जहां तक बात है, सरकार कैलकुलेट करके और अपने हिसाब से, मैं सरकार की कई नीतियों का समर्थक हूं,
शराबबंदी पर सरकार ने जो कार्य किया है वो केवल भारतवर्ष के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए अनुकरणीय है। लेकिन साथ साथ मैं कहूंगा कि जिस प्रकार से नल जल योजना की राशि जल में ही चला गया, पानी की राशि पानी में जा रही है, कोई उसका वास्तविक लाभ नहीं हो पा रहा है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि सरकार ये जल जीवन हरियाली कर रही है और बिहार डूब रहा है। यहाँ तो जल ही जल हो गया है और जीवन तो जो स्थिति नारकीय स्थिति लोग भोग रहे हैं। हमारे कहने का अभिप्राय है कि पैसे की तरह जिन योजनाओं पे सरकार पानी की तरह पैसों को बहा रही है, वहां फिर से वो ट्रिमिंग करे, अपने बजट को इस ढंग से करे कि शिक्षक यदि उनको सम्मान कार्य के लिए सम्मान वेतनमान मिलता है, तो संतुष्ट शिक्षक, खुशहाल शिक्षक, तभी खुशहाल समाज की परिकल्पना हम कर सकते हैं। और निश्चित ही रूप से मैं कह सकता हूं कि मुख्यमंत्री महोदय खुशहाल समाज की कामना करते हैं, लेकिन शिक्षकों को खुशहाल कैसे रखा जाए यह बात उन तक सही ढंग से पहुंचाई नहीं जा रही है। मैं उसमें कड़ी एक सेतु बनने का कार्य करना चाहता हूं, करूंगा। और मुख्यमंत्री की मंशा की बात जहां तक है, तो मैंने अहल्या स्थान में यह अवश्य देखा कि मैं वहां का अध्यक्ष था, संस्थापक अध्यक्ष अहल्या न्यास समिति का, और मुख्यमंत्री से मैंने अनुरोध किया और तत्काल मैंने कहा कि यदि श्रीराम आकर के कभी अहल्या जी का उद्धार किए, आज आप अहल्या स्थान आए तो अहल्या स्थान का उद्धार कर दीजिए। 15 करोड़ की लागत से लगभग उन सारे कार्यों को कर दिया गया जो वहां लंबित थे। तो मेरे कहने का अभिप्राय है कि वहां तक बात, मुख्यमंत्री तक बात को सही ढंग से रखने वाले लोग चाहिए। लेकिन कुछ शिक्षक नेता चाहते हैं कि समस्याएं फंसी रहें ताकि उनकी रोटियां वो सेकते हैं उन समस्याओं के, और शिक्षकों को इस प्रकार से भयादोहन का शिकार अब और नहीं बनाया जाए। मैं इन सब कमियों को दूर करने के लिए, शिक्षकों को सम्यक और एक ईमानदार नेतृत्व देने के लिए, उनका सम्मान, उनकी गरिमा बढ़ाने के लिए मैं उनके प्रत्याशी होकर के प्रतिनिधि के प्रत्याशी के रूप में मैं आ रहा हूं। जी, बहुत बढ़िया। अंतिम प्रश्न मैं आपसे जानना चाहूंगा, अभी मिथिला क्षेत्र में जबकि संस्कृत यूनिवर्सिटी, मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा में पहले से है, लेकिन समस्तीपुर में कर्पूरी यूनिवर्सिटी की बातें चल रही हैं, वहीं बेगूसराय में दिनकर यूनिवर्सिटी की मांग जोरों पे है। तो इसके विषय में आपका क्या कहना है? नहीं, मैं इसका समर्थन करूंगा। इसलिए समर्थन करूंगा कि छात्रों की संख्याएं बढ़ रही है और छात्रों के लिए यूनिवर्सिटी जितना आसानी से वो सुगम होना चाहिए, इजीली अप्रोचेबल होना चाहिए। तो यदि इस तरह की मांग आ रही है, कर्पूरी जी हमारे बिहार के नव निर्माता में से वो अग्रगण्य रहे हैं, उनके नाम पर एक विश्वविद्यालय की स्थापना करके उनको सम्मान भी दे सकते हैं और छात्रों को सहूलियत भी दिया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार से राष्ट्र कवि दिनकर के नाम पर मिथिला के धार्मिक और आध्यात्मिक केंद्र बिंदु सिमरिया को मानते हैं, जो उनका जन्म स्थान है। हम क्यों नहीं सिमरिया में एक ऐसे विश्वविद्यालय की स्थापना करें जो मिथिला की संस्कृति को प्रतिबिंबित करे और जो उर्वर माटी है बेगूसराय की, वहां के लोगों की प्रतिभा को एक अवसर प्रदान मिले और अच्छा अवसर मिलेगा। यह मैं समझता हूं, यह सिर्फ गंगा दिनकर जी के लिए नहीं, यह भागीरथी गंगा के लिए भी एक बहुत गौरव की बात होगी। प्रोफेसर जयशंकर झा जी, आपने अपना बेशकीमती समय सिमर संदेश को दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।